गुड इवनिंग। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आप लोग को सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप लोग अगले साल नौकरी पा रहे हो और धनतेरस मनाई जा रही हो। ठीक है, तो आप सभी लोग को शुभकामनाएं। अदिति स्पीकर ऑफ कर दें। ओके सर। आने दीजिए आप लोग को। कौन कौन आगे? प्राची, अदिति, गणेश, तनुजा, संध्या, देवेंद्र, सीपी, शालिनी। और लोग आ जाएंगे, बस 10 लोग आ जाएं, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, आज आपकी क्लास है सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु सभ्यता की कला। आज हम लोग सिंधु सभ्यता की कला पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जब कला की बात आती है तो इस सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत सबसे पहले मूर्तियां, मोहरे, मनके और मृदभांड। क्या है? सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो मूर्तियां, मोहरे, मनके और मृदभांड। ठीक, मूर्तियों की बात करते हैं। मूर्तियां भी 3 भागों में बांटी गई हैं। एक है आपकी प्रस्तर। प्रस्तर बोले तो पत्थर, यानी प्रस्तर की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां कह सकते हैं हम। ठीक, दूसरी धातु की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, और तीसरी मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां मतलब कहेंगे मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, इसको हम लोग कहते हैं मृण मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां कह लें या मृण मूर्तियां कह लें, तो 3 तरह की सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत 3 तरह की मूर्तियां आती हैं। एक मूर्ति जो आती है पत्थर की आती, जो बनी होती थी। एक मूर्ति आती धातु की और एक आती मिट्टी की। सिंधु सभ्यता में हमें इन्हीं 3 प्रकार की मूर्तियां हमको मिलती हैं, जिसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मोहरे। जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरे मिली हैं, उन मोहरे पर कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई चित्र प्राप्त हुआ है, और ये मोहरे कै प्रकार की होती थी, उन मोहरों पर हम चर्चा करेंगे। फिर मनके, मैंने बताया था मनके बोले तो मोती। सिंधुवासी मनकों का प्रयोग करते थे, बाकायदा इसके कारखाने होते थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे आपको मृदभान। मृद मतलब मिट्टी, भान मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो सिंधुवासी मिट्टी के जो बर्तन प्रयोग करते थे, उन पर कौन कौन से रंगों का प्रयोग करते थे और किस रंग से वो चित्रकारी करते थे, यानी उनका धरातल किस तरह से बनाते थे और उस पर चित्रकारी किस तरह करते थे, इसके अतिरिक्त उन पर क्या क्या चित्र बनाते थे, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरह से हमारा सिंधु सभ्यता की कला पूरा होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु सभ्यता कला। आइए सबसे पहले हम लोग प्रस्तर मूर्ति की बात करते हैं। इसकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर बोले तो पत्थर की मूर्तियां।
प्रस्तर की मूर्तियां। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्तर। प्रस्तर भी मैंने लिखा आपको, पत्थर की मूर्तियां। सिंधु सभ्यता में जो प्रस्तर की मूर्तियां जितनी भी मिली हैं, सिंधु सभ्यता में जितनी भी प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, वो सभी मूर्तियां खंडित अवस्था मिली हैं, यानी टूटी फूटी पाई गई हैं। किसी के मतलब जो मूर्ति है तो किसी का सिर नहीं है, तो किसी का सिर नहीं है, धड़ है, केवल धड़ है तो सिर नहीं है, हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। ऐसी मूर्तियां हमें प्रस्तर मूर्ति के रूप में, यानी सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में हमको मिली हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद ये मूर्तियां जितनी भी मिली है सिंधु सभ्यता में, यानी सभी मूर्तियां सूक्ष्म आकार की हैं। कैसी हैं? सूक्ष्म आकार की हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी मूर्तियां जो हैं सूक्ष्म मतलब छोटे आकार में ये मूर्तियां, यानी सेंटीमीटर के या इंचों के रूप में ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? खंडित या सूक्ष्म आकार की मूर्तियां। तो ये प्रस्तर की जो मूर्तियां मिली हैं हमें, हमको मोहनजोदड़ो से, ध्यान देना, सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक मूर्तियां पत्थर की जो हमको मिली हैं वो कहां से मिली है? तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें लगभग 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। कितनी मिली हैं? 12 जो है मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। और अगर हम हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा से हमें 2 मूर्तियां मिलती हैं, यानी जिनकी सिंधु सभ्यता में विशेष इनका महत्व है। ये जो मूर्तियां मिली हैं जो सिंधु सभ्यता में विशेष महत्व है, सबके बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन उठते हैं या इस बार आए थे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस पर? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति मिली है, आइए उस पर देखते हैं। मोहनजोदड़ो से टोटल पत्थर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? 1 मिनट, हम टोटल पत्थर की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम यहां पर धातु की बात कर रहे हैं या मिट्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हम हेडिंग इसलिए डाल दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये मत लाइए कि सर यहां पर किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं टोटल पत्थर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पत्थर की मूर्तियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो से 19 सेंटीमीटर की एक मूर्ति मिली है, ठीक है। और एक बात और जान लें कि जो भी मूर्तियां होती थी, चाहे किसी भी में बनाई गई हो, सभी मूर्तियों में जो होती हैं, सभी जो मूर्ति होती है वो त्रिआयामी होती। ध्यान रखिएगा, क्या होती है? त्रिआयामी होती है। मूर्तियां जो होती हैं वो त्रिआयामी मूर्तियां होती है। त्रिआयामी मतलब होता है कि इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है और इसमें ऊंचाई भी होती है। तो अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से 19 सेंटीमीटर की जो मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में कुछ विशेषताएं पाई गई हैं। मोटी मोटी भाषा में इसको समझ लें। 19 सेंटीमीटर की एक, मान लीजिए हमने आपको इस तरह का एक हमने मूर्ति बना दी, ठीक है। इस तरह से मूर्ति हमने बना दी है, क्लियर हो रहा है? अब इस मूर्ति के, ध्यान रखिएगा, इस मूर्ति के दाहिने कंधे पर, कौन से कंधे पे? इस मूर्ति के बाएं, इस मूर्ति के बाएं कंधे पे, ये बाएं कंधा है, बाएं कंधे पर यहां पर कैसी अलंकृत शाल पड़ी हुई है। और उस अलंकृत शाल में चाहे की डिजाइन है, तो याद रखिएगा इसमें डिजाइन की गई त्रिफुलिया आकृतियां, कौन सी? त्रिफुलिया आकृतियां बनाई गई हैं।
यानी जो शाल पाई गई है उसमें कौन सी आकृति, इसको याद कर लीजिएगा। उस शाल पर जो आकृति पाई गई है वो कैसी है, त्रिफुलिया। इसको ध्यान से बैठा लीजिए, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर कौन से नमूने की डिजाइन है, तो याद कर लीजिएगा त्रिफुलिया। त्रिफुलिया मतलब त्रिकोणीय डिजाइन बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो अलंकृत शाल, जो इस व्यक्ति के जो बाएं कंधे पर जो शाल पड़ी हुई है वो अलंकृत शाल है जिसमें त्रिफुलिया अलंकृत है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति में, योगी भी बताएंगे बाद में भी हम, योगी की मूर्ति पर जो शाल पड़ी हुई है वो उस पर कौन सी डिजाइन की गई है, तो आप कहोगे त्रिफुलिया डिजाइन की गई इस पे। ठीक है। इसके बाद इसके जो कान है, ये कान ये कैसे दिखाए गए, सीप के बने हैं, सीप के आकार के कान हैं। इसके कान सीप के आकार हैं। मत्थे पर इस तरह से, मत्थे पर हेयर बैंड, क्या है, मत्थे पर हेयर बैंड यानी एक पट्टी, हम कह सकते हैं हेयर बैंड मतलब एक पट्टी बंधी हुई है, ऐसे करके एक पट्टी बंधी हुई है इसमें, इसके मानव के हाथ में। तो इस तरह का जो मानव है इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कोई जो है कोई पुरोहित की मूर्ति है, कोई कहता है कि किसी जो है एक साधारण मानव की, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस मूर्ति की जो पहचान की गई है, इस मूर्ति की पहचान एक योगी के रूप में इसकी पहचान की गई है। इस रूप में ध्यान रखिएगा, इस मूर्ति की पहचान एक योगी के रूप में इसकी पहचान की गई है। 19 सेंटीमीटर की मूर्ति क्या है, ये एक योगी या कह सकते हैं पुरोहित की मूर्ति के रूप में इसकी पहचान की गई है। और ये वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में ये मूर्ति कहां है, तो आप कहेंगे ये मूर्ति वर्तमान में कराची संग्रहालय, कराची संग्रहालय, कराची पाकिस्तान में आज भी ये मूर्ति सुरक्षित है। कहां है ये मूर्ति, योगी वाली मूर्ति जो 19 सेंटीमीटर की मिली है, ये कहां है, तो आप कह सकते हो कि कराची संग्रहालय, कराची पाकिस्तान में आज भी ये मूर्ति सुरक्षित है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पे मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से दो मूर्तियां हमें किसकी मिली हैं, चूना पत्थर की, चूना पत्थर की। ठीक है, जिनका जिनका मात्र सिर है, क्या है, जिनका मात्र सिर है लेकिन धड़ नहीं है। यानी वो मूर्तियां जिनका केवल इतना धड़ पाया गया है, वो कितने सेंटीमीटर का है, तो एक है 17 ध्यान दीजिएगा, एक 17.8 और एक है 14। तो ये है 14 सेंटीमीटर का सिर है, यानी केवल सिर है, और ये है 17.8 सेंटीमीटर का सिर है। तो ये हमें किसमें मिलती है, तो याद कर लीजिएगा, चूना पत्थर में। कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। सब फैक्ट है, आपको याद करने होंगे। तो इन स्थानों से हमें, जिन पर मात्र सिर पाया गया है, ऐसी हमें चूना पत्थर की बिना धड़ वाली केवल सिर हमको प्राप्त हुआ इन स्थान से। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और हमें यहां से क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अब आइए बात करते हैं थोड़ा से, इसके अतिरिक्त हमको कहां से और मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त हमको मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से 25.4 सेंटीमीटर की
कि संयुक्त पशु वाली मूर्ति मिली है। संयुक्त पशु का मतलब है कि उसमें कई पशु जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त पशु में क्या दिखाया गया है, इसका जो सिर क्या है, इसका जो सींग व शरीर जो है वो भेड़ का है। क्या है, सींग व शरीर भेड़ का है, ठीक है। उसमें हाथी का सूंड जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। याद कर लीजिएगा, संयुक्त पशु वाली मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कितने सेंटीमीटर की है, तो कहेंगे आप 25.4 सेंटीमीटर की ये हमको जो मिली है एक पत्थर की मूर्ति। काहे की है ये, सेलखड़ी की है, सॉरी चूना पत्थर की। किसकी है, चूना पत्थर की है। तो संयुक्त पशु वाली मूर्ति हमें ये मिली है, इसका सींग व शरीर भेड़ का है, लेकिन हाथी का उसमें सूंड जुड़ा हुआ है। ऐसी पशु की मूर्ति हमको मिली। ऐसे ही अब हिंदुस्तान के अंदर एक नोट है, पुराना है, यानी मोदी योगी से पहले का है। उस नोट पर भी हमें संयुक्त पशु का चित्र मिलता है। क्या किसी को याद है कि ऐसा कोई संयुक्त पशु वाला नोट है जो भारत में हम यूज करते, शायद हमारे पर्स में, हमारे जेब में पड़ा होगा? बताइए, किसी को याद है, बताएं कौन सा नोट है वो संयुक्त पशु वाला नोट? हाँ? 10 का नोट। 10 का, वेरी गुड। यानी 10 के नोट पर, हिंदुस्तान में जो नोट चलता है 10 का जो नोट है, यानी रुपया, उस नोट पर भी हमें संयुक्त पशु वाला चित्र, संयुक्त पशु वाला हमें चित्र देखने को मिलता है। याद कर लीजिएगा, शायद कभी पूछ लें, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से हमने बताया कि ये मिला है, मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी, मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी का बना क्या मिला है, कुत्ता का खिलौना। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी में बना कुत्ते का एक खिलौना भी हमको मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा से, धौलावीरा से एक उकड़ू में बैठी, उकड़ू, उकड़ू का मतलब होता है उकड़ू में बैठी मूर्ति मिली है। उकड़ू का मतलब जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से हमें उकड़ू में बैठी हुई एक मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। ये मूर्ति चूना पत्थर की है। इसी तरीके से पत्थर की है। इसी तरीके से हमें बनावली, जो हरियाणा में है, बनावली से हमें भी एक मूर्ति यहां से मिली है। यानी कैसे, हरे रंग के पत्थर से बनी, ठीक है। हरे रंग के पत्थर से बनी हमको एक यहां से भी मानव मूर्ति मिलती है, बनावली से। ध्यान रखिएगा, बनावली से भी हमें एक मानव की मूर्ति मिलती है। बस इतना जान लेंगे। अगर हिस्ट्री होता तो मैं बहुत डिटेल बताता आपको कि ये मूर्ति कैसी है, जान पकड़ी हुई है, नाच रही है, नृत्य करती है, क्या है, बहुत लंबी डिटेल है। लेकिन केवल आपको इतना जानना है कि ये मूर्ति काहे की है और कहां से मिली, केवल इतना जानना आपको। तो ये मूर्ति जो है हरे रंग के पत्थर की बनी मूर्ति है, जो किसी नर्तक लिख सकते हैं आप। इसकी है, नर्तक की मूर्ति है। तो चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग, हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा की।
हड़प्पा से 2 मूर्तियां मिली हैं। मैंने आपको बताया था अभी पहले ही, हड़प्पा से 2 मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति मिली है 10 सेंटीमीटर की, एक मिली है 9 सेंटीमीटर की। लगभग इसको मानते हैं 3.25 इंच, 3.25 इंच मानते हैं इसको। इसको कितनी मानते हैं? इसको मानते लगभग 3 इंच मानते हैं इसको, 3 इंच। ठीक है। ये जो आपकी मिली है ये लाल बलुआ पत्थर की है, ये लाल बलुआ पत्थर की है। क्लियर है? ये काले सिलेटी रंग की है, ये काले व सिलेटी रंग की मूर्ति है। यानी 10 सेंटीमीटर की, एक 9 सेंटीमीटर, दोनों में आप साथ साथ लेके चल रहा हूं। इसीलिए इस मूर्ति की खोज, इस मूर्ति की खोज माधो स्वरूप वत्स ने की थी। माधो स्वरूप वत्स ने की थी। कट तो नहीं रहा है? माधो स्वरूप वत्स ने की थी। ठीक है। इस मूर्ति की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। ये मूर्ति जो मिली है ये एक बलवान पुरुष की है, बलवान पुरुष की मानी गई है, बलवान पुरुष की है, जिसका जिसका सिर नहीं है, केवल धड़ है, केवल धड़। यानी उसका केवल धड़ वाला हिस्सा है, सिर नहीं उसका है, तो पूर्णतया नग्न है। ऐसी मूर्ति मानी जाती संभवतः किसी बलवान, कुछ लोगों ने इसको जैन माना, लेकिन नहीं, संभवतः किसी बलवान की मूर्ति है। नीचे की बात करते हैं, ये वाली मूर्ति, ये बलवान पुरुष की, ये किसी नर्तक की, ये नाचती हुई पाई गई है, ये किसी नर्तक की मूर्ति लगती है। ठीक है। इसका सिर है लेकिन पैर खंडित है, इसका सिर है लेकिन पैर खंडित है। तो इस तरह की मूर्ति हमें, नर्तक की मूर्ति हमको 9 सेंटीमीटर की किसने खोजी, कहां मिली, ये बताया मैंने। कहां से? हड़प्पा से। क्लियर हो गया होगा। ये मूर्ति कहां है वर्तमान में? ये वाली जो है 10 सेंटीमीटर की मूर्ति, ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये वाली मूर्ति आपकी कहां है? ये कहेंगे इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। अब इंडियन म्यूजियम कह लें या इसको कह लें भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय कहां है? तो कहेंगे कलकत्ता। ये कहां सुरक्षित है? तो कहेंगे ये कलकत्ता में सुरक्षित है। तो इस तरह से हड़प्पा से 2 तरह की मूर्ति मिली है। फटाफट एक बार और क्लियर कर लें। 10 सेंटीमीटर की तो ये 9 सेंटीमीटर की, ये 3.25 इंच तो ये लगभग 3 इंच। ये लाल बलुआ पत्थर की है, काले व स्लेटी रंग की। ठीक है। खोज माधो स्वरूप वत्स ने, दयाराम साहनी ने। ये बलवान पुरुष की मूर्ति माना, सिर नहीं है, केवल धड़ है। ये नर्तक की मूर्ति माना है। ये मूर्ति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये मूर्ति कहाँ है? इंडियन म्यूजियम, जिसे हम कहते हैं कहाँ, जिसे हम कहते हैं ये मूर्ति जो है आपकी कलकत्ता, यानी कलकत्ता में। तो इस तरह से ये हमें पत्थर की मूर्तियां हमको मिली हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, धातु की मूर्तियां करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? धातु की मूर्तियां बात करते हैं। सर जी। हाँ जी, बोले। सर ये जो हड़प्पा से मिला इसका सब नाम नहीं मिलता है? हड़प्पा से मिला है मतलब? ये जो हड़प्पा से 2 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं सर, इसका नाम नहीं मिलता है? मूर्तियों का नाम? जी।
मूर्ति नाम बताया तो हमने। एक बलवान पुरुष है जो संभवतः माना जाता है किसी बलवान की है, ये इतना हिस्सा नहीं है, खाली धड़ है। जी क्लियर बताया तो मैंने। और दूसरा एक नर्तक है जो जिसका कमर घुमा हुआ है, संभवतः ऐसा लग रहा है उसी नर्तक की मूर्ति है। क्लियर जी सर, ठीक मैंने ठीक लिखा सर। है आपको, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आपने। तो धातु की मूर्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लें सिंधुवासी, सिंधुवासी मिश्रित धातु, मिश्रित धातु बनाना। देखिए किसी को कुछ पूछना हो तो वो व्यक्ति पूछने के बाद अपना स्पीकर ऑफ कर दे। होता क्या है कि मुझे लगता है कोई मुझसे पूछ रहा है, जब मैं घुमाए रहता हूँ सर तो मुझे लगता है कोई मुझसे पूछ रहा है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो तुरंत पूछिए फिर तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है। मुझे दिक्कत नहीं, मैं आपको संतुष्ट करूंगा हर तरीके से। और अगर नहीं क्लियर होता तो मुझे, अगर मान ली सपोज कर लिया अब भी आप डाउट में हैं, पूरी बात अपनी नहीं कह पा रहे हैं, तो आप मुझे बाद में कॉल करके वो चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज कर लिया कि मान ली सपोज सर कर ये लिया जो पत्थर की मूर्ति, सर हाँ सर ये जो काले पत्थर के नर्तक की मूर्ति है, इसकी जो लंबा लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। कल हड़प्पा वाले में देखिए आप, सेंटीमीटर दिखाई थी। 9 सेंटीमीटर 3 इंच लगभग मानते हैं। अच्छा सर, ठीक, पहले जो लिखाई थी आपने वो 10 सेंटीमीटर दिखाई थी। पहले कब? जब पहले वाले में लिखाई थी, पहले वाले बैच में। तो हो सकता है कि वहां गलती हो गई हो, ठीक है, कभी कभी हो। जी, लाल पत्थर जो लाल पत्थर से मिली है बलवान पुरुष की, वो उसकी 9 सेंटीमीटर लिखाई थी। हाँ उसको उल्टा कर ली, हो गया होगा। आप आज सही बता रहे, ठीक है, उसको संशोधन कर लीजिए। क्लियर। एक काम करिए, हड़प्पा में जो अभी हमने लेक्चर जी दिया है उसमें देखिए, जो उसमें लिखिए वही इसकी है। मेरी बात समझिएगा, हड़प्पा में मैंने 60 वाली में बताया आपको, उसको चेक करके मुझे बताइएगा, ठीक है। जी सर। ये सही आज वाला जो है, पिछला वाला अगर हो सकता है कोई गलत हो गया तो आज ये सही है, ध्यान दीजिए। धातु की मूर्तियां सिंधुवासी मिश्रित धातु बनाना जानते थे। कैसे धातु बनाते थे? सिंधुवासी जो धातु बनाते थे वो तांबा और प्लस टिन मिला करके वो तैयार करते थे, क्या? कांसा। तांबा और टिन मिला के कांसा तैयार करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तांबा और टिन मिला के कांसा बनाते थे। तांबा मैंने बताया था 3:1, यानी तांबा 3 भाग है और 1 भाग आपका टिन, तो बन जाएगा कांसा। सिंधुवासी कांसे का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते थे, इसीलिए सभ्यता को हम कांसकालीन सभ्यता कहते हैं। तो पहले तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सिंधुवासी जो धातु की जो मूर्तियां या खिलौने बनाते थे उसके लिए विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग करते थे। उस विधि को कहते हैं उस विधि को कहते हैं द्रवी मोम विधि। क्या कहते हैं उसको? द्रवी मोम विधि। क्या बोलते हैं इसको? द्रवी मोम विधि बोलते हैं। इस द्रवी मोम विधि को साहित्य में इसे मधुच्छिष्ट, ध्यान रखिएगा, मधुच्छिष्ट ये आधा चाहिए बीच में, मधुच्छिष्ट विधि नीचे ले देता हूं। इसको साहित्य में क्या कहते हैं? मधुच्छिष्ट विधि कहते हैं। और वही इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लॉस्ट वैक्स, LOST, लॉस्ट WAX, वैक्स। इसको अंग्रेजी में लॉस्ट वैक्स कहते हैं, हिंदी में इसको द्रवी मोम विधि भी कहते हैं। एक नाम और है वो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन द्रवी मोम विधि इसको कहते हैं। क्या करते हैं मैं बता दूं आपको। सबसे पहले सर्वप्रथम मूर्ति बनाने के लिए सर्वप्रथम
मोम की मूर्ति बनाते हैं, मोम की मूर्ति बनाते हैं। क्लियर? सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बनाते हैं, फिर उस मूर्ति, उस यानी मोम की मूर्ति, उस मूर्ति पर चिकनी मिट्टी, क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। तत्पश्चात तत्पश्चात लोहे की नहीं, तत्पश्चात मूर्ति को सुखाते हैं, फिर गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकालते हैं। अब बताते हैं कैसे डिटेल में। पुनः धातु का द्रव को डालते हैं। मैंने लिख दिया है पूरा, इसमें समझ में आ जाए आपको आसानी। सुनिए क्या करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने इस तरह का एक मोम से हमने आपको एक मूर्ति बनाई, बढ़िया चीज। मूर्ति बनाने के बाद इसके ऊपर मूर्ति के ऊपर जो मोम की बनी उस पर चिकनी मिट्टी से उस पर पूरा एक लेयर चढ़ा देते हैं। लेयर को फिर उसके बाद उसको धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जब सूख जाता है, मिट्टी सूख जाती है, तो एक सलाई से, धातु की एक डंडी से उसको क्या करते हैं, छेद करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि वो सलाई जो गर्म हो और उस गर्म को पूरे जो ऊपर कोट चढ़ा हुआ है मिट्टी का, उसको एक छेद करके पूरे में गर्म में मोम को पिघला देते हैं, या मोम को ऊपर ही से पिघला देते हैं। जब वो पिघल जाता है मोम, तो मोम पूरा बाहर आ जाता है और उस छेद से जो मान लो कांसा है, तो कांसे का जो द्रव है जिसको बनाया गया कांसा, उस कांसे में, उस मूर्ति में उस कांसे को, द्रव को भर देते हैं। फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब सूख जाता है पूरी तरीके से, अंदर का जो धातु होती है पूरी टाइट हो जाती है, मतलब कुछ सूख जाती है, तो मिट्टी की परत को तोड़ करके बाहर कर देते हैं। और इस तरह से जो मूर्ति बनती है, उस मूर्ति में जो विधि प्रयोग होती है कहते हैं द्रवी मोम विधि। कहां प्रयोग हुई है तो कहेंगे सिंधु सभ्यता में। ठीक, उस विधि को साहित्य में यानी बाद के अन्य ग्रंथों में मधुशिष्ट विधि कहा गया है, या इसी को अंग्रेजी में लॉस्ट वैक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये विधि को, द्रवी मोम विधि। तो इस तरह से सिंधुवासी मूर्ति बनाते थे। क्या क्या मूर्ति बनाते, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हमें एक मूर्ति मिली है कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, याद कीजिएगा, कांसे की नर्तकी मूर्ति ये काहे की है, कांसे की। पहले बात तो जाने, ये कांसे की एक नर्तकी मूर्ति मिली। ये मिली कब है, ये मिली है 1926 में मिली है। खुदाई में कब मिली है तो कहेंगे 1926 में ये मूर्ति हमको मिली है। पहली बात तो ये बात नहीं मालूम है, जानिए आज 1926 में ये मूर्ति मिली थी। तो उस मूर्ति की लंबाई कितनी है, इस मूर्ति की लंबाई जो वास्तविकता मूर्ति की लंबाई है वो 11.6 सेंटीमीटर, लेकिन अनेक विद्वान मानते हैं कि यह मूर्ति की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आया था। अगर मान लीजिए विकल्प इसी को मानते तो 11.6, क्योंकि उसमें विकल्प था नहीं तो नीचे वाला माना जाएगा। और अनेक विद्वान, हर किताब में यही लिखा हुआ है 10.5 है। तो ये मूर्ति कांसे की जो नर्तकी मूर्ति है, ये हमें कहां से मिली है,
HR क्षेत्र से। HR क्षेत्र कहां है? ये दुर्ग में है, यानी कह सकते हैं कहां से? दुर्ग क्षेत्र से। और दुर्ग क्षेत्र क्या कहते हैं? पश्चिमी टीले से। ठीक है, यानी यह मूर्ति हमें पश्चिमी टीले से प्राप्त हुई है। ठीक, फिर ध्यान दीजिए, एक कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है जो पूर्णतया नग्न है। पहली बात तो उस मूर्ति पर केवल आभूषण है, गले में 2 लटकन वाला एक माला पड़ा हुआ है, हाथ चूड़ी से उसके भरे हुए हैं। ठीक है, कमर पे हाथ रखे हुए है, पैर को घुमाए हुए है। इस पर अनेक विद्वानों ने बहुत सारे तर्क दिए हैं। अगर हिस्ट्री की बात होती तो मैं बताता, किसी ने इसको जो है क्या कहते आदिवासी कहा है, किसी आदिवासी नारी की कहा, किसी ने कुछ कहा। आपको नहीं जानना, आपको केवल ये जानना है कि ये मूर्ति जो नर्तकी मूर्ति है, ये एक नर्तकी मूर्ति है, नाचने वाली की मूर्ति है, जो कहां से मिली और कहां है। वहां सवाल उठता है कि मूर्ति कहां है। तो ये मूर्ति आपकी जो आज वर्तमान में जहां पर है, तो उस स्थान का नाम है, यह मूर्ति नर्तकी की मूर्ति वर्तमान में सुरक्षित है जहां पे ये, तो आप कह सकते हो कि ये मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मूर्ति सुरक्षित है। योगी वाली मूर्ति कराची में है, उसको उल्टा पिछली बार हो गया था हमसे। योगी वाली मूर्ति कराची में, शायद मुझे लगता क्या लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो ये मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में मूर्ति वर्तमान में है। ठीक है, और अगर कुछ पिछले में और अब में कुछ अंतर हो तो मुझसे बाद में क्लियर कर लिया करिए कि सर वहां पे ये था, यहाँ ये है, तो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं तो वो बिल्कुल अगला पिछला सब क्लियर करके। तो यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, याद कर लीजिएगा। कब मिली है ये पिछली बार हमने नहीं बताया था। यह मूर्ति 1926 में मिली है। मूर्ति क्लियर हो गया होगा। आइए इसके अलावा और हमें यहां से क्या क्या मूर्ति मिली है इसको देख लेते हैं। इसके अलावा चनहुदड़ों से हमें, ध्यान दीजिए, ये हमने बताई कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा चनहुदड़ो से 1.4 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति है। चनहुदड़ो से 4.1 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति मिली। क्या है ये मूर्ति? ये एक नारी भाला फेंकते हुए दिखाई गई है। कैसी मूर्ति है ये? एक नारी जो है इसमें भाला फेंकते हुए दिखाई गई है या नृत्य करती हुई दिखाई गई है। तो ये मूर्ति कहां से मिली है? तो आप कहोगे चनहुदड़ो से मिली है। तो आइए इसके अलावा हम देख लें कि इनके अतिरिक्त कुछ हमें पशुओं की मिली है। तो आइए कौन कौन से पशु मिले हैं? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से कांसे का वृषभ, मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंसा और वृषभ मतलब बैल, भैंसा अलग होता है। ठीक है, और क्या मिला है? भेड़। कांसे का क्या है? भेड़। कांसे का भेड़। ये अब आगे बात करते हैं हम लोग चनहुदड़ो से। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। चनहुदड़ो से हमको मिली है यहां से कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी। इक्का मतलब होता है इसमें घोड़ा लगा होता है या एक पशु लगा होता है, उसे इसको इक्का गाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी मतलब आप जानते हैं इसमें 2 पशु लगे हों। फिर उसके बाद हड़प्पा से हमको मिलता है तांबे की इक्का गाड़ी। देखिए थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। तांबे की इक्का गाड़ी, देखिए यहां पर क्या है?
यहां पर कांसे की है चंद्रों में, लेकिन हड़प्पा में काहे की है? तो हड़प्पा में जो है आपकी तांबे की मिली है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से, कालीबंगा से, कालीबंगा से हमें तांबे का वृषभ, देखिए यहां पर मिला है कांसे का वृषभ मोहनजोदड़ो से, लेकिन लेकिन वही चीज हमको मिलती है कालीबंगा से। क्या? तो कह सकते हैं तांबे का वृषभ हमको कहां से मिलता है? तो कहेंगे कालीबंगा से। आइए लोथल से लिखते हैं, लोथल से, लोथल से, लोथल से हमको क्या क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, लोथल से हमको मिला है तांबे का हंस, तांबे का हंस। देखिए यहां तांबे का हंस है, लेकिन चनहुदड़ों में क्या था? चनहुदड़ों में है तांबे की बत्तख, तांबे की बत्तख, तांबे की बत्तख यहां से हो, यहां पे तांबे का हंस है। तुरंत दिमाग में याद आ गया कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। तो लोथल से तांबे का हंस, याद रखिएगा। और क्या मिला है? लोथल से तांबे का हंस, बैल। और क्या है? तांबे का बैल, तांबे का खरगोश, तांबे का कुत्ता। ठीक है, यानी ये सब चीजें हमको कहां से मिलती हैं? हमको ये मिलती हैं लोथल से मिलती हैं। तो इस तरह से फैक्ट की बात आएगी तो फैक्ट तो बहुत है, आप जहां जितना ढूंढेंगे उतना मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उतना बता दी आपका काम हो जाए। तो ये हमको मिलती है धातु की मूर्तियां। अब हम लोग चलते हैं मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियों की बात करते हैं। मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों तो कहेंगे, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लिखते हैं मृण मूर्तियां। मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां। तो सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो लोक कला के अंतर्गत रखी जाती हैं। यानी सिंधु सभ्यता की जो भी मूर्तियां मिलती हैं वो सब लोक कला के अंतर्गत रखी जाती है, बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सिंधु सभ्यता, केवल मिट्टी की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं वो मानव की मूर्तियां, मानव की मूर्तियां ठोस, कैसी मिली है? ठोस अवस्था में है। और मिट्टी की मूर्तियों में पशुओं की मूर्तियां कैसी हैं? खोखली हैं, अंदर से खोखली हैं। और ये मानव वाली अंदर से ठोस है। तो ये मूर्तियां मिलती हैं। अधिकतर किसकी मिलती है? मिट्टी की मूर्तियां। सर्वाधिक किसकी मिली है? तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक हमको जो मिली हैं वो नारी की मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी में हमको सर्वाधिक किसकी मिली है? नारी की मिली है, महिलाओं की मिली है। और अधिकतर ये मूर्तियां जो महिलाओं की मिली हैं वो भारत के हिस्सों में कम, पाकिस्तान के हिस्सों में ज्यादा मिलती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, इन स्थानों पर हमें ज्यादा नारी की मूर्तियां मिलती हैं। भारत की बात करता हूं तो भारत में केवल 2 ही स्थानों से नारी की मूर्तियां मिली हैं। आइए देखते कहां से मिलती हैं। देखिए कहां से मिलती हैं। भारत में मात्र 2 ही स्थानों से नारी की मूर्तियां मिली है। कहां से मिलती है? 2। एक तो हमको मिलती है कहां से? तो कहेंगे धौलावीरा से। दूसरी कहां से मिली? तो कहेंगे बनावली से। याद कर लीजिए, यानी केवल हमें 2 ही स्थानों से मिलती हैं, एक धौलावीरा से और एक बनावली से। क्लियर हो रहा है?
धौलावीरा मैं कल बताया था कि धौलावीरा आपका जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में है और ये आपका हरियाणा में है। यहां पे क्या मिली है, मिट्टी की मूर्ति पर नारी की मूर्ति पर, ठीक है, मूर्ति पर सींग जैसा अलंकरण किया गया है। यानी कि नारी की मूर्ति उस पर सींग टाइप का लगा हुआ है, यानी अलंकृत किया गया है। ये हमें मूर्ति कहां से मिलती है, ये मूर्ति हमको मिलती है कहां से, आप कह सकते हो धौलावीरा से मिली है, ठीक है, धौलावीरा से। और इसका चेहरा अभी और देख लेते हैं। इसका चेहरा यानी फेस, इसका चेहरा पक्षी का है, इसका चेहरा पक्षी का, बाकी शरीर नारी का है। और ये अपने बच्चों को दूधपान करा रही है, ठीक है, चेहरा पक्षी का, बेटा लिख लीजिए, बाकी अपने बच्चे को दूधपान करा रही है। कहां से मिली है, ये धौलावीरा से मिला है, ठीक है। दूसरी जो नारी की मूर्ति मिलती है ये कहां से मिलता है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा से, नहीं बस इतना ही है, सिंह जैसा अलंकरण ये है आपका, ये बनौली वाले मिला है कि एक नारी, उल्टा हो गया है, एक नारी का शरीर है जिसका सिर पक्षी का है, जो अपने बच्चे को दूध पान करा रही है। ये वाले में नारी की मूर्ति जो सिंह जैसा अलंकरण, केवल इतना याद रखना आपको। और बनावली वाली में एक नारी का शरीर है जिस पर पक्षी का सिर लगा हुआ है और बच्चे को दूध पान कर, वो मैंने इसमें जोड़ दिया था, नहीं ये नीचे अलग है। तो ये कहां से मिलता है, ये हमको मिलती है नारी की मूर्ति कहां से, बनौली से। और जितनी भी नारी की मूर्तियां मिली उनमें धुएं के निशान पाए गए। ऐसा लगता है कि संभवतः इन नारी की मूर्तियों का प्रयोग जो है वो पूजा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है, किया जाता होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं लोग। एक और सिंधु सभ्यता में जो नारी की जो पूजा होती भी थी, ये बात सही है, किस रूप में होती थी, तो नारी को आज भी और उस समय से क्या मानते हैं, नारी जो है वो उर्वरता, ठीक है, मैंने बताया था उर्वरता एवं प्रजनन की देवी माना गया है। उर्वरता एवं प्रजनन की देवी मानते हैं नारी को। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कहां, हड़प्पा में एक मोहर पर उल्टा खड़ी स्त्री का उल्टा, एक मोहर पर उल्टा खड़ी स्त्री के दोनों पैर खुले हुए हैं, खुला है, और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था, यानी एक मोहर पर उल्टा खड़ी स्त्री का चित्रण, उल्टा खड़ी है ऐसे, सिर उसका जमीन पर है और पैर उसके ऊपर, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। और क्यों, ये सिद्ध करता है कि नारी जो है वो उर्वरता एवं प्रजनन की देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। तो ऐसे में हमें मिट्टी की हमें बहुत सारी अन्य मूर्तियां भी मिलती हैं। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गई मानव की। कुछ पशुओं में देख लेते क्या क्या मिलती है। जैसे मिट्टी की बात कर रहा हूं, टोटल मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी की मोहनजोदड़ो से मिट्टी का वृषभ, याद कर लीजिएगा, मिट्टी की बात कर रहा हूं। और तांबे का भी, वो कांसे का भी मिला है, मैं पीछे बताया हूं, मिट्टी का वृषभ। और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से
मिट्टी का वृषभ, यानी सर्वाधिक यहां से बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु वाला मोहर पर चित्र मिलता है, यानी अधिकतर में एक श्रृंगी वाले पशु मिलते हैं। तो ध्यान, क्वेश्चन अगर आता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा किसके हमें जो है पशु मिलते हैं, तो कहेंगे एक श्रृंगी वाला पशु। और मोहनजोदड़ो से वृषभ बैल, और क्या क्या मिलता है, कालीबंगा से बैल, कालीबंगा से भी बैल मिट्टी का, कालीबंगा से बैल, और क्या है, कालीबंगा से बैल, लोथल से भेड़, ठीक है, लोथल से भेड़, मिट्टी का भेड़, लोथल से भेड़, आलमगीरपुर से भालू व सांप, आलमगीरपुर से भालू व सांप, ये सब मिट्टी की बात कर रहा हूं, फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और कह सकते हैं रंगपुर, लोथल, ठीक है, सुरकोटदा, यहां से घोड़े की मूर्तियां या साक्ष्य कह सकते हैं, घोड़े की मूर्तियां, राणा घुंडई से घोड़े के दांत आदि। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। तो ये है हमें मिट्टी की जो पशु और इनकी मूर्तियां हमको मिली हैं। तो एक बार फिर ध्यान दें कि हमें सिंधु सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो से भी मिली है क्या हो? क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं घोड़े की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से, लोथल से मिली है, रंगपुर से मिली है, सुरकोटदा से मिली है। क्लियर है? लिखा मैंने? नहीं लिखा है, लिख लीजिए अभी, सही है जी। हाँ, मोहनजोदड़ो मिली है, बिल्कुल सही है, लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ऐसे में विभिन्न स्थानों से हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो साक्ष्य फैक्ट आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलना है, फैक्ट आपको याद करना है। तो चलिए, ये आज इतना है, अभी आधा बाकी है जिसमें भी मोहरे, मन के, मृदभान, और बाकी कुछ बचेगा तो उसको भी साथ में हम कल कर देंगे। किसी कुछ पूछना हो पूछ सकता है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।